प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल। अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। फिलहाल एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। दिल्ली की 3 में से 2 नगर निगमों का बुरा हाल, सालाना 1,500 करोड़ रुपए का घाटा। दिल्ली सरकार ने आगाह किया कि 3 हफ्ते में हालात सुधारने का रास्ता सुझाएं वरना होगी कार्रवाई। रिहाइश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और नीमराना के उभरते हुए बाजार का लेंगे जायजा। दिल्ली के म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को दिल्ली सरकार ने 3 हफ्ते का वक्त दिया है कि या तो आप कॉरपोरेशन को नुकसान से उबारने का कोई रोड मैप दें या फिर आप चलते बने। दरअसल दिल्ली की 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में से 2 खस्ता हाल हैं। पूर्वी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सालाना लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। फंड की तंगी की वजह से कॉरपोरेशन ने अपने स्टाफ को पिछले महीने से तनख्वाह नहीं दी है और न ही रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन। 2012 में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के विभाजन के बाद से ही पूर्वी दिल्ली की कॉरपोरेशन का बुरा हाल है। साल का खर्चा करीब 1200 करोड़ रुपए है, लेकिन कमाई महज 700 से 750 करोड़। नॉर्थ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी हाल कुछ खास अच्छा नहीं है। इस कॉरपोरेशन की सालाना कमाई 1400 करोड़ की है और खर्च है करीब 2100 से 2200 करोड़ का, यानी कि लगभग 1000 करोड़ का अंतर है। नतीजतन 25,000 से भी ज्यादा कर्मचारियों के लिए परेशानी। कॉरपोरेशन के लिए 40% कर्मचारियों की फरवरी की तनख्वाह देना मुश्किल हो गया है। इन सब से कुछ बेहतर है साउथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसका दावा है कि इसके पास साल 2015-16 के लिए सरप्लस बजट है। इस कॉरपोरेशन की कमाई है 3,948 करोड़ और खर्चा है 3,900 करोड़ रुपए। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश सहगल, जो कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली सरकार के, और सौरभ भारद्वाज, जो कि मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के। आप दोनों का स्वागत है। तो सौरभ, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या दिल्ली सरकार जैसे ही सत्ता में आई है तो क्या ये इतना कड़ा रुख जो हम देख रहे हैं निगम की तरफ, वो इसलिए तो नहीं कि बीजेपी की सत्ता है वहाँ पे? नहीं, इसका दूसरा कारण ये है, बड़ा कारण ये है कि दिल्ली के लोग जो जितने परेशान हैं, जिन परेशानियों से वो रोज़मर्रा जूझते हैं, अगर आप रैंडमली भी इंटरव्यू लें और लोगों से कहें भाई आप अपनी 10 परेशानियां बता दें, मैं आपको दावा कर रहा हूँ 10 में से 8 परेशानियां दिल्ली नगर निगम से डायरेक्टली संबंधित होंगी। अब दिल्ली सरकार के पास 2 रास्ते हैं। या तो दिल्ली सरकार बार बार ये कहे कि भाई ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ये निगम की जिम्मेवारी है, इनसे आप खुद निपटें। और दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें भी कहीं ना कहीं अपनी जवाबदेही ढूंढें, अपनी जिम्मेदारी ढूंढें और दिल्ली नगर निगम को ये आगाह करें कि भाई आपकी काम करने का तरीका जो है वो बहुत बेकार है। आपका जो परसेप्शन है दिल्ली वालों में ये है कि ना तो आप काम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हैं, आपके अफसर काम के वक्त नज़र नहीं आते, मगर कोई आदमी अगर मकान बनाने के लिए ईंटें भी मंगवाए तो आपका अफसर रातों रात पहुँच के उसके हाथ में थमा देता है, साहब मेरा तो 1 लाख रुपए लगेगा 1 लेंटर का। तो ये सारा जो परसेप्शन है, मुझे लगता है कि ये हमें किसी न किसी तरीके से टैकल करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर ग्रेटर कैलाश के लोग अपनी एक गली से परेशान हैं कि भाई ये MCD सुनती नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार में हमारे प्रधानमंत्री जी हों या राजनाथ सिंह जी हों, उन तक ये बात जानी चाहिए। नीचे के लेवल पे, दिल्ली सरकार के लेवल पे हमारे हाथ में कुछ होना चाहिए, कुछ कंट्रोल होना चाहिए कि हम इन समस्याओं से दिल्ली के लोगों को बाहर निकालें। जी उमेश जी, आप क्या मानते हैं कि यहाँ पर मसला है कि पैसा नहीं है? अब पैसा नहीं है तो काम कैसे करेगा निगम? तो ऐसे में क्या दिल्ली सरकार इतनी मदद दे रही है इन निगम को कि वो अपना काम कर सकें? वेल, दिल्ली सरकार का तो रवैया आप देख लीजिए कि जो फाइनेंस कमीशन, लास्ट फाइनेंस कमीशन की 12 या 13 में रिपोर्ट आ गई थी, अभी तक उसको पब्लिश तक नहीं किया गया। लॉ ये है कि उसको इमीडिएटली असेंबली के सामने रखा जाए या उसको अडॉप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए।
अब सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का देखिए, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, स्टैट्यूटरी पोजीशन है यहाँ पे, उसकी इमीडिएटली रिपोर्ट आई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली और वो पब्लिश होगी, जिसमें कि 40% टोटल रेवेन्यू जो सेंटर की है स्टेट्स को दी जा रही है, उसी का कुछ हिस्सा आपको लोकल बॉडीज़ को भी देना है। तो इसी तरीके से, क्योंकि दिल्ली अभी तक पूरी तरीके से स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो डायरेक्टली फाइनेंस कमीशन तो अप्लाई नहीं करते यहाँ, मगर सेंट्रल फंड जब डिवॉल्व करते हैं तो उसी फार्मूला पे किए जाते हैं। अगर वो फार्मूला नहीं फॉलो हो रहा तो दिल्ली गवर्नमेंट अपने राइट में है, कहे कि उस फार्मूला को मेरे लिए भी फॉलो किया जाए, मुझे उसी तरह दिए जाए। मगर इनकी ये ड्यूटी बनती है कि सबसे पहले जो लास्ट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई पड़ी है उसको पब्लिश करें और उसके तहत जो भी फार्मूला दिया गया उसके मुताबिक रेवेन्यूज़ बांटें। दूसरा ये है कि जब ये 3 हिस्सों में बांटी गई थी, 2005 में एक कमेटी बनी थी जिसका मैं भी चेयरमैन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, और हमने जब ये 3 वाला एग्जामिन किया था, दिल्ली गवर्नमेंट की प्रपोजल थी, तो हमने यही कहा था कि ये डिवीज़न नहीं होनी चाहिए, ना हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से भी आप डिवीज़न करेंगे तो एक कॉरपोरेशन तो सरप्लस हो जाएगी, बाकी 2 कॉरपोरेशंस का बुरा हाल हो जाएगा। और बेसिकली अगर आप देखें तो ये चीज़ नोन थी, उसके बावजूद दिल्ली गवर्नमेंट ने, और मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको 3 हिस्सों में बांटा। 3 हिस्सों में बांट के तब ये एश्योरेंसेस दी गई थी, क्लियर एश्योरेंसेस दी गई थी कि जो जो डेफिसिट हैं इनमें से कॉरपोरेशंस, उनको हम पैसा देंगे और उनके डेफिसिट ग्रांट देंगे और ये डेफिसिट मीट करेंगे। जी चलिए, ये ग्रांट का मुद्दा बहुत अहम है, क्योंकि वो ग्रांट का पैसा देखने को नहीं मिला, लोन के तौर पे मिला, वो भी कम मिला जितना ग्रांट कही गई थी। तो क्या आपकी सरकार देने को तैयार है वो पैसा अब निगम को? क्योंकि हम मान लेते हैं, चलिए कांग्रेस ने बोला था, लेकिन आप लोग तैयार हैं? अभी बस हम सरकार के अंदर आए हैं, इस तरीके की जो फाइनेंशियल्स हैं ये सब सरकार देखेगी। जिन लोगों से बातचीत करनी है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होंगे इसके अंदर, उनको हम बातचीत में इन्वॉल्व करेंगे और जो भी कदम उठाया जा सकता है, अगर उससे दिल्ली के लोगों का फ़ायदा होगा, उस लाइन में आखिरी खड़े हुए आदमी का फ़ायदा होगा, तो हम निश्चित तौर पे वो करने की कोशिश करेंगे। मगर इनएफिशिएंसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, सिर्फ इसलिए कि दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। हम उनकी इनएफिशिएंसी पे लगातार सवाल उठाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी मेहनत हम दिन रात दिल्ली के लिए करें, उतनी ही मेहनत म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस भी दिन रात लग के दिल्ली के लिए करें। उमेश जी, आप क्या मानते हैं, क्या इनएफिशिएंसी दिल्ली नगर निगम की ये अलग अलग जो भाग है वो उनकी प्रॉब्लम है, या पैसे की कमी? बड़ी दिक्कत क्या है? इनएफिशिएंसी अगर आप है तो ठेका नहीं है कि सिर्फ कॉरपोरेशन में इनएफिशिएंसी है। दिल्ली के कई विभागों में बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी है और भारत सरकार के कई विभागों में इनएफिशिएंसी है, तो वो एक कॉमन फैक्टर है, वो सब जगह रिमूव होनी चाहिए। पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि जब फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है तो उसको आपने पब्लिश क्यों नहीं किया, उसके मुताबिक आपने रिसोर्सेज डिवॉल्व क्यों नहीं की? एक पहला क्रिटिकल इशू है, जब आपने 3 डिवाइड कर दिए जो कि कोई भी डिमांड नहीं थी और 3 को कॉरपोरेशन तब भी अपोज कर रही थी, और आपने जब डिसीजन ली तो उसका जो खवाजा भरना है वो आपको भुगतना चाहिए, ना कि वहाँ के लोगों को, जो कि आज साफ़ है कि वो भुगत रहे हैं, क्योंकि पैसा नहीं है कॉरपोरेशन के पास, सड़कें नहीं रिपेयर हो रही, खड़ंजे नहीं बन रहे, वगैरह वगैरह जो कुछ भी हो रहा है, या सैलरीज नहीं मिल रही स्टाफ को। पॉइंट ये है कि दिल्ली प्रशासन को सारा कंट्रोल दिया हुआ है भारत सरकार ने, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है ज़रूर पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है, मगर 1-2 इश्यूज़ को छोड़ के, यानी सुपरसेशन ऑफ द कॉरपोरेशन को छोड़ के और कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट को छोड़ के, बाकी सारे मामलों में दिल्ली प्रशासन को, दिल्ली गवर्नमेंट को पावर्स डेलीगेटेड हैं, और उन पावर्स में काफ़ी सारी पावर्स हैं जिसमें ये अगर चाहते हैं तो उनके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करके एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके बजट्स जो हैं बैलेंस्ड हों, और बजट वो ठीक तरह बनाएं। उसके लिए सिर्फ शो कॉज नोटिस की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। अब आपका देखिए कि हाउस टैक्स कैसे बढ़ सकता है, आपने उसका फिक्स्ड एरिया रेट बना दिया, उसका हर साल जो इन्फ्लेशन होती है उससे हाउस टैक्स तो बढ़ता नहीं, खर्चे उनके ज़रूर बढ़ जाते हैं, डीए वगैरह आ जाते हैं, तो कैसे इसको मीट करेंगे? वो भी दिल्ली गवर्नमेंट के डिसीजन। सौरभ, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि एक ये रवैया कि आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए, नहीं करेंगे तो हम आप पे डंडा मारेंगे। क्या सिर्फ यही एक तरीका है काम कराने का? जो बात की जा रही है, मदद करके क्यों नहीं काम हो सकता? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मदद करने की कोशिश है, और इसीलिए पहले बॉल उनके कोर्ट में ही डाली गई है। ये नहीं कहा गया कि आप ये सारी चीज़ें करेंगे
और आपको ये करनी है। हमने उन्हें कहा है, और ये नहीं कहा कि आप 3 हफ्ते में 2 हफ्ते में कर दीजिए। हमने ये कहा है कि आप एटलीस्ट एक प्लान तो लाइए, आपके पास कोई रोड मैप तो होना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने कॉर्पोरेशंस को बेहतर बनाएंगे। वो रोड मैप लेके आएँ, उसमें वो बताएं कि ये चीज़ें हैं जो हमें दिल्ली सरकार से चाहिए, ये चीज़ें हैं जो हमें केंद्र सरकार से चाहिए, और उनके साथ मिलके उनको कॉन्फिडेंस में लेके दिल्ली सरकार उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। जी, और इसमें एक बड़ा मुद्दा सौरभ ये भी आ जाता है कि दिल्ली सरकार को पैसे जो है अब वो देने ही होंगे। तो क्या आप मानते हैं कि दिल्ली सरकार इस स्थिति में है कि वो अपनी तरफ से पैसे दे सके निगम को? देखिए, कोई भी सरकार या कोई भी आदमी जो टैक्स देता है, या सरकार किसी कॉर्पोरेशन को या केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को जो पैसे देती है, वो सब चीज़ें इस चीज़ पे निर्भर करती हैं कि कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एक दूसरे के अंदर, कितना ट्रस्ट है एक दूसरे के अंदर, और कितनी ऐसा लगता है कि ये लोग इस पैसे का सदुपयोग करेंगे। और शायद यही कारण है कि इनको कहा गया है कि आप एक रोड मैप लेके आइए, आप एक प्लान लेके आइए, और अगर उस प्लान के अंदर दम होगा तो अब सिर्फ पैसे की बात नहीं, हर तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश करेगी कि इनकी मदद की जाए। जी, तो चलिए, रोड मैप मांगा है। आशा करते हैं कि जो म्युनिसिपल कमिश्नर्स हैं, 3 म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, वो किसी तरह का रोड मैप ला पाते हैं। हालांकि हमने जो इतने साल से 2012 से नहीं होते हुए देखा, वो कैसे होता है अब अचानक से, और ये हज़ार 500 करोड़ रुपए का अंतर किस तरह से पड़ता है, ये देखने लायक होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब।